डिस्कशन कर रहे थे वो डिस्कशन थी हमारी एब्सोल्यूट पोटेंशियल के बारे में। एंड द डेरिवेशन इज नॉट येट कंप्लीटेड, राइट। वो डिस्कशन हमारी थी एब्सोल्यूट पोटेंशियल के बारे में और डेरिवेशन हमारी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी। मैं एक बार फिर से डायग्राम बनाना चाहता हूं ताकि आप उस डायग्राम को एक बार फिर देख लें। ये मेरे पास मौजूद था एक सोर्स चार्ज और यहाँ पर मेरे पास मौजूद था एक पॉइंट जो इन्फिनिटी पे था और उसके साथ एक पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड में था। ठीक है, एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में था जो मेरे पास n था और पॉइंट n मेरे पास कहाँ था, इन्फिनिटी पे। ठीक है, इसको मैंने डिवाइड किया था 2 में, फिर 3 में, फिर ये n है, फिर ये n-1 और ये n-2। व्हाट आई टोल्ड यू, डिस्टेंसेस हमेशा लिए जाते हैं सोर्स चार्ज से लेकर उस पॉइंट तक जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी होती है। तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास एक डिस्टेंस हुआ, इसको मैंने बोला r1, फिर यहाँ से यहाँ तक हुआ r2 और यहाँ से यहाँ तक हुआ r3, ये आ गए डिस्टेंसेस। ठीक है, उसके बाद पॉइंट n से लेके सोर्स चार्ज का जो डिस्टेंस है वो हुआ rn और n-1 से लेके सोर्स चार्ज तक rn-1 और फिर n-2 से लेके सोर्स चार्ज तक rn-2। ये डिस्टेंसेस थे। मैंने कहा था वी आर कंसर्निंग विद पॉइंट n इन n-1 और n से लेकर n-1 तक का जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना था, डेल्टा r। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आपने कहाँ से कॉपी करना शुरू करना आप, क्योंकि सारा काम आप कर चुके थे ना, लेकिन कुछ बातें मेरे लिए बनाना ज़रूरी है क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। ओके, तो आपके पास यहाँ पे बात हो रही थी Rn की, फिर Rn-1 की, उसके बाद बात हो रही थी Rn-2 की डिस्टेंस दे दिए थे। फिर मैंने कहा था मैं सिर्फ n और n-1 के बीच में अपनी स्टोरी को रिवॉल्व करूंगा। मैंने डेल्टा v कैलकुलेट किया था, पोटेंशियल डिफरेंस n से लेकर n-1 तक, और उसकी इक्वेशन मेरे पास आई थी माइनस में e डेल्टा r, और इसको मैंने लेबल करा था इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने लेबल किया था इक्वेशन नंबर 1। कल की क्लास में मैंने r की वैल्यू निकलवाई थी r² की, और वो r² की वैल्यू आई थी Rn इंटू Rn-1। कल की क्लास में मैंने इक्वेशन r² तक ड्राइव करा दी थी। कल की क्लास में मैंने इक्वेशन r² तक ड्राइव करा दी थी। यस्टरडे वाली क्लास में मैंने इक्वेशन ड्राइव करवा दी थी और उसमें r² बराबर आया था, और r² जो बराबर आया था वो बराबर आया था Rn इंटू Rn-1, यानी कि r² Rn और Rn-1 के प्रोडक्ट के बराबर आया था। r² जो आया था ये Rn मल्टीप्लाई बाय Rn-1 के प्रोडक्ट के बराबर आया। अब हम करेंगे ये कि अब हम डेल्टा r और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो अब मैंने आपके पास लिखा, गौर से देखें, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन नंबर 1 कहती है कि डेल्टा v बराबर है n से लेकर n-1 तक इज इक्वल टू, फिर लिखा हुआ है माइनस में e, साथ में लिखा हुआ है डेल्टा r, माइनस एज इट इज आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती है किसके, k q अपॉन r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती है किसके, k q अपॉन r स्क्वायर। और आपके पास यहाँ पे q हमेशा सोर्स चार्ज का आता है क्योंकि फील्ड किसकी होती है, सोर्स चार्ज की, और ये सोर्स चार्ज हमारे पास यहाँ पे कितना है, q, ये सी की इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया k q अपॉन r स्क्वायर।
और फिलहाल मैंने डेल्टा आर को ऐसे लिख दिया। अब ये मेरे पास माइनस में के क्यू, अब वक्त आ गया कि मैं आर स्क्वायर और डेल्टा आर की वैल्यू को पुट कर दूं। अब मेरे पास वक्त आ गया कि मैं आर स्क्वायर और डेल्टा आर की वैल्यू को पुट कर दूं। आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने ऊपर से उठाई, आर स्क्वायर की वैल्यू है आर एन मल्टीप्लाई बाय आर एन माइनस वन, जबकि डेल्टा आर की वैल्यू मैंने आपको कल के लेक्चर में पढ़ाई थी। डेल्टा आर बराबर होता है आर एन माइनस वन, फिर फॉर्मूले का माइनस, और फिर आपके पास क्या आता है आर एन। दिस वाज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, डेल्टा आर। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे अब डेल्टा आर की वैल्यू पुट करनी चाहिए, और डेल्टा आर की वैल्यू होती है आर एन माइनस वन, फॉर्मूले का माइनस, उसके बाद मैंने क्या लिखा, माइनस में आर एन। क्यों? क्योंकि जब जब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पॉइंट कौन सा था, एन माइनस वन, इनिशियल पॉइंट कौन सा था, एन। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे किया आर एन माइनस वन माइनस में आर एन। अब अब होगा क्या, इस स्टेप को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, पीछे देख लें। यहाँ पे ये डेल्टा वी लिखा हुआ है, और ये डेल्टा वी मेरे पास है एन से लेकर एन माइनस वन तक, और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस में क्यू की क्यू, और नीचे लिखा हुआ है आर एन इंटू आर एन माइनस वन, और यहाँ पे लिखा हुआ था आर एन माइनस वन, फिर फॉर्मूले का माइनस, और साथ में क्या लिखा हुआ है आर एन। ये मेरे पास यहाँ पे जो इक्वेशन थी, वो इक्वेशन मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दी। अब माइनस के क्यू को ऐसे ही रखें, और अगर लिखा हो फॉर्मूले के अंदर वन अपॉन ए बी, और यहाँ लिखा हो सी माइनस डी, तो ये ए बी सी से भी डिवाइड होगा और डी से भी, तो ये बनेगा सी अपॉन ए बी और माइनस में डी अपॉन ए बी, तो ये दोनों से अलग अलग डिवाइड होगा। तो माइनस में के क्यू को मैंने नहीं छेड़ा, माइनस में के क्यू को मैंने नहीं छेड़ा। मेरे पास यहाँ पे ये आर एन माइनस वन था, इसके नीचे मैंने डिनोमिनेटर लिखा आर एन इंटू आर एन माइनस वन। ठीक है, पहले मैंने येलो कलर से साइन बना रहा हूँ, इसको मैंने पहले इससे डिवाइड करवाया। अब मेरे पास आया फॉर्मूले का माइनस, अब मेरे पास आया फॉर्मूले का माइनस, और फॉर्मूले का माइनस मैंने लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, और मैंने आपके पास अब क्या किया, अब मैंने इस आर एन को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड कराया, तो ये बना आर एन इंटू आर एन माइनस वन। दोबारा देख लें, मैंने यहाँ कोई नया काम नहीं किया, सिंपल मैंने डिनोमिनेटर को दोनों से अलग अलग क्या करवा दिया, डिवाइड। तो पहले ये डिनोमिनेटर डिवाइड होगा आर एन माइनस वन से, और फिर आर एन से। अब ये माइनस का के क्यू बिल्कुल ऐसी रहा। अब मेरे पास आर एन माइनस वन से आर एन माइनस वन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास बचा वन अपॉन आर एन, माइनस एज इट इज आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर आर एन से आर एन कैंसिल हुआ, और यहाँ पे आ गया वन अपॉन आर एन माइनस वन। अब बाहर नेगेटिव साइन है, मैं अंदर नेगेटिव साइन को दोनों टर्म से कर दूंगा मल्टीप्लाई। जब हम नेगेटिव साइन को अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा मल्टीप्लाई करने के नतीजे में इनकी साइन चेंज हो जाएगी, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा। तो ये माइनस माइनस पहले प्लस मैंने यहाँ लिखा वन अपॉन आर एन माइनस वन, और फिर माइनस प्लस माइनस मैंने यहाँ पे लिखा वन अपॉन आर एन। दोबारा देखिए, मैंने आपके पास यहाँ पे ये वाला माइनस था, इसके साथ कुछ नहीं तो क्या है, प्लस, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। तो पहले मैंने इस माइनस को, देखिए मैं येलो से शेड कर रहा हूँ, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस माइनस क्या बना, प्लस। तो ये वाली टर्म पॉजिटिव बन गई, तो इसको मैंने पहले लिख दिया यहाँ पर। और इस टर्म के साथ देखेंगे यहाँ पे प्लस था, तो माइनस प्लस क्या बना, माइनस, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस, और ये मेरे पास बन गया वन अपॉन आर एन माइनस वन, और साथ में लिखा वन अपॉन आर एन। ये आया डेल्टा वी, और ये डेल्टा वी कहाँ से कहाँ तक आया, एन से लेकर एन माइनस वन। मैंने क्या बोला था, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये बात बोली थी कि जब जब आपके पास दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाएगा, तो वो ऐसा निकाला जाएगा, वो ऐसा निकाला जाएगा जिसको देखकर हम बाकी के प्रिडिक्ट कर सकें, जिसको देखकर हम बाकी के प्रिडिक्ट कर सकें। अब यहाँ पे आप चेक कर लो, अब यहाँ पे आप चेक कर लो, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है एन, तो एन का वेक्टर आ रहा है बाद में, यानी कि डिस्टेंस बाद में, और यहाँ एन माइनस वन तो उसका आ रहा है पहले। तो इसका मतलब ये जो मैंने डेल्टा वी निकाला था, ये एन से लेकर एन माइनस वन तक, मैंने कहा था पहले मैं एन से लेकर एन माइनस वन तक निकालूंगा, और फिर मैं उससे ऐसा फार्मूला बनाऊंगा जिसको मैं जनरलाइज कर सकूं, उससे मैं ऐसा फार्मूला बनाऊंगा जिसको मैं जनरलाइज कर सकूं। तो अब मुझे सिमिलरली करके मैंने लिखा
अब मुझे सिमिलरली करके मैंने लिखा, अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अगर चाहिए हो n-1 से लेकर n-2, अब मुझे अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए हो n-1 से लेकर n-2, तो जो बाद वाला है उसका डिस्टेंस पहले आएगा और जो पहले वाला उसका डिस्टेंस बाद में आएगा, तो ये बनेगा के क्यू और यहाँ पे आ जाएगा 1/rn-2 फिर -1/rn-1, ये मुझे मिला n-1 से n-2। उसके बाद डेल्टा वी, अब अगर मैं निकालूं n-2 से लेकर n-3 तक, तो ये बनेगा के क्यू, बाद वाला पहले, तो बाद वाला कौन सा n-3, ये बनेगा rn-3 फिर माइनस और फिर 1/rn-2, ये आपने निकाल ली। इसी तरीके से अब मैंने बनाई कंटिन्यूटी, और अब कंटिन्यूटी बनाकर जब मैंने शुरू के 3 निकाले, मैं आखिर के 3 निकालूंगा। अब मैं निकालूंगा डेल्टा वी और वो मैं निकालूंगा 3 से 2। तो जब मैं 3 से 2 निकालूंगा, कौन सा 3 से 2, ये वाला, यानी कि एक n से n-1 निकाला, फिर n-1 से n-2 निकाला, n-2 से n-3, अब मैं 3 से 2 निकालूंगा, फिर 2 से 1, तो मैंने अब आपके सामने निकाला 3 से 2। तो जब मैं 3 से 2 निकालूंगा तो ये बनेगा के क्यू और यहाँ पे आ जाएगा 1/r2, फिर ये बनेगा माइनस में 1/r3, तो ये बना 1/r2 माइनस 1/r3। और इसी तरीके से जब मैं आपके सामने डेल्टा वी निकालूंगा और वो डेल्टा वी मेरा 2 से 1 निकलेगा, तो वो निकलेगा के क्यू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये मैंने सारे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिए, कहाँ से कहाँ तक, n से लेकर 1 तक। पहले मैंने n से लेकर n-1 तक निकाला था, और जब मैंने n से लेकर n-1 तक निकाला तो उसको मैंने इस तरह निकाला कि उससे आने वाले मैं बाकी को जज कर सकूं। तो n से लेकर n-1 तक बाकी आने वाले मैंने खुद जज कर लिए। तो ये मेरे पास आ गया n से लेकर n-1, फिर n-1 से n-2, n-2 से n-3, फिर मैंने कंटिन्यूटी बनाई और कंटिन्यूटी बनाने का मतलब फिर 3 से 2 और 2 से 1। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए n से लेकर 1 तक। अब मुझे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए n से लेकर 1 तक। अब मुझे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए n से लेकर 1 तक। तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा n से लेकर 1 तक, वो आपके पास इन सबके सम के बराबर होगा। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा, मुझे चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस और वो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे चाहिए n से लेकर 1 तक, तो वो बराबर होगा डेल्टा वी फ्रॉम n से लेकर n-1 प्लस डेल्टा वी फ्रॉम n-1 से लेकर n-2 प्लस डेल्टा वी फ्रॉम n-2 से लेकर n-3 प्लस डेल्टा वी फ्रॉम 3 till 2 प्लस डेल्टा वी फ्रॉम 2 till 1। तो 3 से 2 और फिर 2 से 1। इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपके सामने सारे डेल्टा वीज लिख दिए। इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपके सामने सारे डेल्टा वीज लिख दिए 3 से 2 और यहाँ पे आपके पास आ गया 2 से 1। आप एक चीज़ चेक करें, और वो ये चीज़ चेक करें कि यहाँ पर जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो यहाँ भी के क्यू मौजूद है, 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 सब जगह के क्यू मौजूद है। तो अब एक काम करते हैं, अब के क्यू कॉमन निकाल लेते हैं। तो मैंने इन सब में के क्यू क्या निकाल लिया, कॉमन। अब इनके डिस्टेंसेस ऐड करने हैं। अब मुझे डिस्टेंसेस याद हैं, जो बाद वाला है उसका पहले और जो पहले वाला है उसका बाद में। तो ये बनेगा 1/rn-1, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1/rn। चेक कर लें, 1/rn-1 और साथ में लिखा हुआ है माइनस में 1/rn, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है n-1 n-2, अब इसकी बात हो रही है, तो पहले बाद वाला, तो 1/rn-2 माइनस 1/rn-1। अब यहाँ पर आ जाए इस वाले पे, तो 1/rn-3 फिर माइनस 1/rn-2। अब कंटिन्यूटी बनी। अब इस वाले पर आ जाए, तो 1/r2 माइनस 1/r3। अब इस वाले पर आ जाए, तो 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये बन गया। अब ये मेरे पास डेल्टा वी n से लेके 1 तक ऐसे ही रहा, यहाँ पे के क्यू ऐसे ही रहा। आप चेक करें, यहाँ पर ये n-2 मुझे नज़र आ रहा है प्लस में, और ये n-2 किस में नज़र आ रहा है, माइनस। ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ n-1 किस में, माइनस, और ये n-1 किस में, प्लस। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये दोनों भी क्या हो गया, कैंसिल। जिस तरह यहाँ n-2 प्लस में था और उसी तरह ये n-2 किस में आता, माइनस में, उसी तरह ये n-3 प्लस में है तो पीछे कहीं माइनस में होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ ये r2 वाली टर्म नेगेटिव, मैं इसको 1/r2 लेकिन मैं r2 कह रहा हूँ,
यहाँ पे R2 वाली टर्म नेगेटिव और यहाँ R2 वाली टर्म पॉजिटिव, दोनों क्या हो गए कैंसिल। जिस तरह यहाँ R2 नेगेटिव था और R2 पॉजिटिव, उसी तरह यहाँ R3 नेगेटिव है और पीछे R3 पॉजिटिव होगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर बचेगा तो सबसे पहला और सबसे आखिरी। तो सबसे पहला मेरे पास जो बचा उसको मैं येलो से शेड कर रहा हूँ, मेरे पास जो सबसे पहले बचा उसको मैं येलो से शेड कर रहा हूँ। एक तो मेरे पास बचा 1/R1, तो मैंने यहाँ लिखा 1/R1, तो मेरे पास यहाँ पे येलो से लिखा हुआ क्लियर नजर नहीं आ रहा, तो मैंने यहाँ लिखा आपके सामने 1/R1 और उसके बाद मैंने लिखा माइनस में 1/Rn, तो उसके बाद मैंने लिखा माइनस में 1/Rn। तो मेरे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस आया और ये पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास आया n से लेके 1 तक का। अब अगर चार्ज n से 1 तक जाता है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा Vn और इसका होगा V1। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा बराबर होता है डेस्टिनेशन माइनस सोर्स। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा बराबर होता है डेस्टिनेशन माइनस सोर्स, यानी कि जहां जा रहा है वहां का पहले आएगा और जहां से जा रहा है वहां का बाद में। तो अभी हम n से 1 तक गए थे, तो डेल्टा v जो होता है n से लेके 1 तक वो बराबर होगा v1 माइनस वी एन, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। हम n से गए थे तो n सोर्स हुई और 1 डेस्टिनेशन, तो पॉइंट 1 का पोटेंशियल क्या बना v1 और पॉइंट n का क्या बना vn। तो मेरे पास डेल्टा v n से लेके 1 तक, तो ये बराबर होगा v1 माइनस वी एन, तो उसको खोल दें तो ये बराबर है v1 माइनस वी एन। तो मैंने डेल्टा v को खोला तो ये बना v1 माइनस वी एन, क्योंकि डेल्टा v n से लेके 1 तक दो पॉइंट के पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर है। डेल्टा v n से लेके 1 तक दो पॉइंट के पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर है, दो पॉइंट के पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर है। कौन से दो पॉइंट, एक पॉइंट n और एक पॉइंट 1। तो जब ये n से 1 तक जाएगा तो ये बराबर होगा v1 माइनस वी एन, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है के क्यू और ये लिखा हुआ है 1/R1 माइनस 1/Rn। मैं अब स्लाइड चेंज करूंगा, मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं आपके पास यहाँ पे इसको स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये इक्वेशन आई है और इक्वेशन मेरे पास आई है v1 माइनस वी एन और ये बराबर है के क्यू 1/R1 माइनस 1/Rn। ठीक है, ये मेरे पास आई इक्वेशन। अब पॉइंट n लाई कर रहा है इन्फिनिटी पर, पॉइंट n लाइज एट इन्फिनिटी, पॉइंट n इन्फिनिटी पर है। तो अगर पॉइंट n इन्फिनिटी पर है तो पॉइंट n का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, और आर एन इनफाइनाइट बन जाएगा। अगर पॉइंट n इन्फिनिटी पर है तो पॉइंट n का पोटेंशियल जीरो और आर एन बन जाएगा इनफाइनाइट। अगर पॉइंट n मेरे पास इन्फिनिटी पर है, सॉरी, अगर पॉइंट n इन्फिनिटी पर है तो पॉइंट n का पोटेंशियल मेरे पास क्या बन जाएगा, जीरो, और आर एन मेरे पास क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। दोबारा देखिए क्या बोल रहा हूँ, पॉइंट n लाइज एट इन्फिनिटी, आपके पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या था, एब्सोल्यूट पोटेंशियल वो बटन था जिसमें चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते थे। तो पॉइंट n कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर, तो मुझे इन्फिनिटी से यहाँ पर लाना था। तो पॉइंट इन्फिनिटी पर है तो इन्फिनिटी पे पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होता है और ये जो आर एन है ये एक इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा वी एन जीरो और इन्फिनिटी। अब वैल्यूज पुट कर दी, वी वन और ये वी एन की जगह क्या आ गया, जीरो, फिर ये लिखा हुआ है के क्यू और ये लिखा हुआ है 1/R1 और यहाँ पे आपके पास आ गया 1/इन्फिनिटी, क्योंकि आर एन की वैल्यू इनफाइनाइट है। आर एन की वैल्यू क्या, इनफाइनाइट। मुझे पता है किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं आंसर आता है जीरो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है v1 माइनस जीरो, माइनस जीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो खाली आ गया v1। ये मेरे पास के क्यू अपनी जगह पर रहा, ये 1/R1 अपनी जगह पे रहा और इस पूरे फैक्टर की जगह पे आ जाएगा जीरो। अब ये v1 अपनी जगह पे रहा, ये के क्यू अपनी जगह पे रहा, जीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो खाली लिखा हुआ है 1/R1। अब 1 लिखने के बेहतर ये है कि मैं इस R1 को इसके नीचे लिख दूँ, तो v1 बराबर आया के क्यू अपॉन R1। रिजल्ट पहचानना है, रिजल्ट, अगर पूरी डेरिवेशन कर ली और आखिर में रिजल्ट ही एक्सट्रैक्ट नहीं किया तो फिर आपने कुछ नहीं किया, फिर आपने कुछ नहीं किया। दोबारा बोलो, फिर आपने कुछ नहीं किया। अगर आपसे कोई बोले ये क्या है तो ये पॉइंट 1 का एब्सोल्यूट पोटेंशियल है, 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 ये पॉइंट 1 का एब्सोल्यूट पोटेंशियल है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल से मुराद ये बेसिकली एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं, ये दो पॉइंट के पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर है।
एक पॉइंट वो जो इन्फिनिटी पर है और एक पॉइंट वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है। एक पॉइंट वो जो इन्फिनिटी पर है और एक पॉइंट वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है। एक पॉइंट वो जो इन्फिनिटी पर है, एक पॉइंट वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है। अब आप चेक करें, आपके पास पॉइंट वन का जब एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकाला तो पॉइंट वन के एब्सोल्यूट पोटेंशियल में डिस्टेंस कितना आया, पॉइंट वन का ही। डिस्टेंस कितना आया, पॉइंट वन का ही। डिस्टेंस कितना आया, पॉइंट वन, और पॉइंट वन का डिस्टेंस कितना है, R1। तो जब जब किसी भी पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालना होगा तो आपने उस पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा सोर्स चार्ज से लेना होगा। तो मैं इसको n से मूव करवा के यहाँ पर लेकर आया था, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल बना मुझे पॉइंट वन का, वो मेरे पास आ रहा है के क्यू अपॉन R1। और ये R1 पॉइंट वन का डिस्टेंस है कहाँ से, सोर्स चार्ज से। तो जब जब मैं आपको बोलूंगा कि मुझे आप किसी भी पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल बता दें, तो आप बोलेंगे आप मुझे पहले बता दें इस पॉइंट का सोर्स चार्ज से डिस्टेंस कितना है। के क्यू सेम रहेगा, के क्यू सेम रहेगा और नीचे हमेशा उस पॉइंट का डिस्टेंस आएगा जो सोर्स चार्ज से होगा। अब मुझे बताइए जरा गौर से, के क्यू सेम रहेगा और डिस्टेंस हमेशा आएगा सोर्स चार्ज से। एब्सोल्यूट पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल दो पॉइंट के पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर है। एक वो पॉइंट जो इन्फिनिटी पर है और एक वो पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल दो पॉइंट के पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर है। एक पॉइंट वो जो आपके पास इन्फिनिटी पर है और एक पॉइंट वो जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जब इसको n से मूव करवाया वन की तरफ, तो जो डिस्टेंस आया वो मेरे पास पॉइंट वन से लेकर सोर्स चार्ज तक का आया। अगर मैं इसको टू तक लेकर आता तो पॉइंट टू का डिस्टेंस हम सोर्स चार्ज से लेते, तो फिर एब्सोल्यूट पोटेंशियल बनता के क्यू अपॉन R2 नॉट R स्क्वायर। अगर मैं इसको थ्री तक लेकर आता तो ये बनता के क्यू अपॉन R3। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको अगर मैं लेकर आता पॉइंट फोर पर, तो फिर इसका मतलब है इसका फॉर्मूला बनता है के क्यू अपॉन R4। डिस्टेंस हम जब भी लेंगे, डिस्टेंस हम जब भी लेंगे तो वो डिस्टेंस हमेशा हम लेंगे पॉइंट का सोर्स चार्ज से, और वो आपके पास बताएगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल। अब यहाँ देखिए जरा गौर से, अब आप लोगों ने बताना होगा मुझे। जी, अब जरा मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ये सोर्स चार्ज है और ये पॉइंट है, ऑलराइट। और अगर इस सोर्स चार्ज से ये पॉइंट है, अगर मैं कहूँ मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल बताए कितना है, कौन बता सकता है? अगर मुझे इस पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल जानना हो कितना है, कौन बता सकता है? या इसमें किसी चीज़ की कमी है, या इसमें किसी चीज़ की कमी है, अगर वो मैं कमी को पूरा करूंगा तो आप बता देंगे। या इसमें किसी चीज़ की कमी है, अगर वो मैं कमी को पूरा करूंगा तो आप बता देंगे। मुझे इस पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल चाहिए, या तो आप मुझे डायरेक्ट बता देंगे या आप कहेंगे इसमें किसी चीज़ की कमी है। मरियम वहीद बताइए बेटा। मरियम, मरियम हैंड रेज कीजिए अपना। कौन? मरियम वहीद, आपने हैंड, जी बेटा आपकी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा लाउड बोलें। अब आ रही है, जी बेटा बोलें। ओके, ये बच्ची बोल रही है कि इसका सोर्स चार्ज से पहले डिस्टेंस बताएं। तो मैंने बोला कि इसका जो सोर्स चार्ज से डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है मेरे पास कैपिटल आर। अब बताएं क्या होगा? गुड, इसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर, दैट्स इट। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, आपके पास यहाँ पे सबसे पहले आपने जनरल निकालनी होगी, और जनरल निकालने के बाद आप बोल देंगे कि अगर सोर्स चार्ज से पॉइंट तक का डिस्टेंस आर के बराबर है, अगर सोर्स चार्ज से लेके पॉइंट तक का डिस्टेंस आर के बराबर है, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर के बराबर होगा। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल आपके पास के क्यू अपॉन आर के बराबर होगा। तो आपके पास यहाँ पे जो चीज आ रही है वो ये कि ये आपके पास बात थी एब्सोल्यूट पोटेंशियल की। तो आप लोग जहन में नोट कर लें, एब्सोल्यूट पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास है के क्यू अपॉन आर। यहाँ पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बातें हो गई खत्म। यहाँ पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बातें हो गई खत्म। यहाँ पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बातें हो गई खत्म। एक बड़ी डेरिवेशन थी, मेजर काम, आसानी क्या हुई
कि मेजर काम मैंने कल करा दिया था, आज मैंने आपको आधी डेरिवेशन करा दी, आधी मैंने कल करा दी थी, एक मेजर काम मैंने आपको वाइंड अप करा दिया था। अब मुझे स्टार्ट करने हैं इसके न्यूमेरिकल्स। तो एक काम ये करें, अपने पास न्यूमेरिकल्स की हेडिंग मार्क कर लें, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखें क्यू डेल्टा वी। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखें क्यू डेल्टा वी। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखें क्यू डेल्टा वी। क्यू का मतलब है चार्ज, डेल्टा वी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। क्यू का मतलब है चार्ज, डेल्टा वी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर अभी भी याद नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस किस में मेजर होता है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों की ये ना एली है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड इन वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का एक और फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस या तो बराबर होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या फिर बराबर होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। इसके अलावा एक और फॉर्मूला पढ़ा, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा आर। अब मैं जब न्यूमेरिकल में यूज करता हूँ तो मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं करता। यहाँ पे डेल्टा आर को हम डी सपोज करते हैं। क्या सपोज करते हैं? डी। क्या सपोज करते हैं? डी। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम डेल्टा आर को डी सपोज करते हैं। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं डेल्टा आर को डी सपोज करते हैं, तो फॉर्मूला सिंपल बन जाता है डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू डी। और इसको डेल्टा वी कहने के बजाय मैं सिंपल वी इज इक्वल टू इंटू डी कह देता हूँ। तो मैं इसको डेल्टा वी कहने के बजाय सिंपल कह देता हूँ वी इज इक्वल टू इंटू डी। फॉर्मूला मत भूलिएगा, वी इज इक्वल टू ई इंटू डी। वी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर आपसे कोई पूछा, आपने डॉट प्रोडक्ट नहीं खोला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में या तो एंगल बनेगा 0 या 180। या तो चार्ज फील्ड के फेवर में मूव करेगा, यानी कि फील्ड की डायरेक्शन में, या चार्ज आपके पास फील्ड के ऑपोजिट मूव करेगा। तो दो ही पॉसिबिलिटीज होती है, या तो 0 एंगल बनता है 180, 180 वाले को हम निगलेक्ट कर देते हैं, हम 0 लेते हैं। तो जब हम 0 लेते हैं तो फॉर्मूला बनता है डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डेल्टा आर कॉस 0। और कॉस 0 1 के बराबर होता है, तो डेल्टा वी बराबर होता है ई इंटू डेल्टा आर। अब इस डेल्टा वी को सिंपल मैंने क्या बोल दिया? वी। और डेल्टा आर को मैंने क्या बोल दिया? डी। तो फॉर्मूला बन गया वी इज इक्वल टू ई डी। ये फॉर्मूला रिलेशनशिप देता है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस। दोबारा सुनने, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट खुलता है, दोनों का मैग्नीट्यूड आता है और उनके बीच में बनने वाले एंगल का कॉस। तो जब इसको खोलेंगे तो ये बनेगा ई डेल्टा आर कॉस 0। या तो कॉस 0 आएगा, कॉस 180। या तो चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, या फिर चार्ज फील्ड के ऑपोजिट मूव करेगा। या तो चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, या तो चार्ज फील्ड के ऑपोजिट मूव करेगा। तो दो ही एंगल बन सकते हैं, या तो 0 बनेगा सॉरी, या तो 0 बनेगा या 180 बनेगा। तो मैंने 180 को निगलेक्ट कर दिया, तो मेरे पास आंसर कितना है? खाली 0। तो इसका मतलब cos 0 1 के बराबर होता है। तो v इज इक्वल टू ई डी। एक फॉर्मूला k इज इक्वल टू क्यू डेल्टा v, एक डेल्टा v इज इक्वल टू डेल्टा w अपॉन q, एक फॉर्मूला v इज इक्वल टू ई इंटू डी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड का सदाबहार फॉर्मूला आपको पता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ये भी हम जरूरत पड़ने पे अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का सदाबहार फॉर्मूला आपको पता है, जो इसका बेसिक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। इसको भी हम जरूरत पड़ने के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड के दो यूनिट होते हैं, एक होता है न्यूटन पर कूलम और एक होता है वोल्ट पर मीटर। एक होता है न्यूटन पर कूलम और एक होता है वोल्ट पर मीटर। तो ये दोनों वहां पर अप्लाई किए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम लिखते हैं एक क्वेश्चन। क्या लिखते हैं? क्वेश्चन। आइए जरा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है कि आप प्रोटॉन ऑफ मास 1.67 exponent minus 27 kg and charge 1.6 exponent minus 19 coulomb is to be held motionless between two horizontal parallel plates 10 centimeter apart.
between two horizontal parallel plates 10 centimeter apart. Find the voltage required to be applied. Find the voltage required to be applied between the plates. Find the voltage required to be applied between the plates. Find the voltage required to be applied between the plates. ठीक है, ऑलराइट. डेटा बनाते हैं फिर बाद में देखते हैं. डेटा बनाते हैं पहले. डेटा में तो आपको दिया हुआ है मैस और मास दिया हुआ है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg. डेटा में तो मास दिया हुआ है, मास की वैल्यू 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg. डेटा में दिया हुआ है चार्ज बेटा और चार्ज है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम. इसके अलावा डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस को डिनोट करते हैं डी, 10 सेंटीमीटर. हम सेंटीमीटर में काम नहीं करते हैं, मीटर में काम करते हैं. 10/100 तो ये बना 0.1 मीटर. और आपको रिक्वायरमेंट में बेटे क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट में आपको चाहिए वोल्टेज. इसको मैं सिंपल वी कह देता हूँ. आपको रिक्वायरमेंट में वोल्टेज चाहिए तो सिंपल मैंने इसको वी का नाम दे दिया कि आपके पास आ गया वोल्टेज. न्यूमेरिकल पढ़ना बहुत ज़रूरी है. दो प्लेट्स रखनी है मोशनलेस, सॉरी दो पैरेलल प्लेट्स हैं हॉरिजॉन्टल और उनके बीच में मोशनलेस करना है. किसको? प्रोटॉन को. कोई भी चीज़ मोशनलेस होने का मतलब क्या है? मोशनलेस होने का मतलब वो चीज़ एक तरह से रेस्ट में, और चीज़ रेस्ट में उस वक्त आती है जब फोर्सेस बैलेंस हो. और फोर्सेस बैलेंस उस वक्त होती हैं जब एक की डायरेक्शन अपवर्ड हो या एक की डाउनवर्ड, या फिर एक की लेफ्ट और एक की राइट. उस सूरत में फोर्सेस बैलेंस होती हैं. या तो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर हो या लेफ्टवर्ड फोर्स राइटवर्ड फोर्स के बराबर हो. तो फोर्सेस बैलेंस होती हैं, चीज़ क्या हो जाती है? मोशनलेस. तो मुझे प्रोटॉन को मोशनलेस करना है दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में. डायग्राम बहुत सिंपल सी है. अगर आपने इसको तरीके से नहीं सुना ना तो इसका मतलब आप गड़बड़ कर देंगे डायग्राम बनाने में. न्यूमेरिकल करना इज नॉट अ बिग डील, डायग्राम समझना इज अ बिग डील. ये मेरे पास मौजूद है पैरेलल प्लेट्स. एक डायग्राम गलत बनाऊंगा, एक डायग्राम सही बनाऊंगा. निकालना क्या है? वोल्टेज. निकालना क्या है? वोल्टेज. निकालना क्या है? वोल्टेज. वोल्टेज कौन देता है? बैटरी. वोल्टेज कौन देता है? बैटरी. बैटरी पे कितने चार्ज होते हैं? दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. और ये दो पैरेलल प्लेट्स जब बैटरी से कनेक्ट होंगी तभी जाकर इनके ऊपर वोल्टेज आएगा और तभी वही वोल्टेज आपका प्रोटॉन को मोशनलेस करेगा. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोटॉन पॉजिटिव. ठीक है. अब फर्ज करने की दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं, उनके बीच में मुझे प्रोटॉन मोशनलेस करना है. मोशनलेस करने का मतलब फिर बता रहा हूँ. मोशनलेस करने का मतलब उसके अंदर मूवमेंट ना हो. मूवमेंट होने का मतलब वो रेस्ट में हो. मूवमेंट ना होने का मतलब वो रेस्ट में हो. रेस्ट में कोई चीज़ कब आएगा? जब फोर्सेस बैलेंस होंगी. यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, उनके बीच में एक प्रोटॉन है. ये ध्यान में रखिएगा. दो प्लेट्स हैं, उनके बीच में क्या है? एक प्रोटॉन है. जिसको मोशनलेस करना है. आपके पास यहाँ पे मौजूद है फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव प्लेट ऊपर है और अगर नेगेटिव प्लेट नीचे है तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपके पास इसका हमें दिया हुआ है मास. और हर वो चीज़ जिसका मास होता है उसका वेट होता है. हर वो चीज़ जिसका मास होता है उसका वेट होता है. और वेट का फॉर्मूला होता है W=mg. फर्स्ट ईयर में जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं उनको मैं 10 बार बोलता था चाहे बॉडी ऊपर जाए चाहे बॉडी नीचे आए, वेट ऑलवेज एक्ट इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. चाहे बॉडी नीचे आए चाहे बॉडी ऊपर आए, वेट ऑलवेज एक्ट इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो इसका मतलब इसमें वेट की फोर्स लगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्योंकि इसका मास है. तो मास की वजह से इसमें वेट की फोर्स एक्ट कर दी और वो वेट की फोर्स एक्ट कर रही है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब इसमें चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस की वजह से वो भी एक्ट कर रही होगी. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव मेंटल होती है. तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है तो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है. तो यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव. पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल. ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव. नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ऐसे लगेगी. तो यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम. तो इसका मतलब इस केस में तो प्रोटॉन मोशनलेस नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम हो रही है.
वेट की फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पॉजिटिव चार्ज इसको धक्का देगा ऐसे और नेगेटिव चार्ज इसको खींचेगा ऐसे। तो नेगेटिव मतलब इन शॉर्ट आपके पास यहाँ पर इस तरीके की बनेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वेट की फोर्स भी ऐसे बनेगी। तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो रही, मोशनलेस नहीं हो सकता। अब मोशनलेस कैसे होगा? अब अगर मैं नेगेटिव प्लेट ऊपर रख दूं और पॉजिटिव प्लेट नीचे रख दूं, बैटरी को मैं इस तरह कनेक्ट करूं कि नेगेटिव पोटेंशियल ऊपर आए और पॉजिटिव पोटेंशियल नीचे आए, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं रख दूं प्रोटॉन। 10 बार बोला है, 10 बार क्या बोला, 10 बार क्या बोला, 10 बार कि चाहे बॉडी ऊपर जाए चाहे बॉडी नीचे आए, वेट ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगी अपवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट। पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐसे रिपेल करेगा, धक्का देगा, जबकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ बनेगी? अपवर्ड। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? d। और मुझे यही बताना है कि इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिसके ऊपर ये मोशनलेस होगा। और मोशनलेस होने की शर्त ये है कि फोर्सेस सेम होंगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ वेट के बराबर होगी। डायग्राम बना लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ वेट के बराबर होगी, डायग्राम बना लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ वेट के बराबर होगी, मैंने कहा डायग्राम बना लीजिए। और ये करेक्ट डायग्राम है, करेक्ट डायग्राम बनाइएगा ये वाली। तो हमें मालूम करना है कि एक प्रोटॉन को मोशनलेस रखने के लिए हमें कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा। हमें मालूम करना है कि एक प्रोटॉन को मोशनलेस रखने के लिए कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा, और उसको हमें मोशनलेस करना है दो हॉरिजॉन्टल पैरेलल प्लेट्स के बीच में, दो हॉरिजॉन्टल पैरेलल प्लेट्स के बीच में। तो उसको मोशनलेस करने के लिए मुझे जितना पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा, मुझे वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मालूम करना है। मुझे वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मालूम करना है, ठीक है। आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मालूम करेंगे? यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जहाँ चार्जेस होते हैं, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाजमी होती है। जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जहाँ चार्जेस होते हैं, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाजमी होती है। और आपके पास फॉर्मूला बनेगा V इज इक्वल टू ई डी। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हम मालूम कर लेंगे, V इज इक्वल टू ई डी। हमें D तो पता है लेकिन ये पता, E बराबर होता है F अपॉन क्यू। अब हमें पता है कि F किसके बराबर है? W। अगर F W के बराबर है तो F बराबर हो जाएगा mg। तो फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू mg अपॉन क्यू। F बराबर है W के, और W बराबर हो गया मास पता, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता, चार्ज पता। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी तो यहाँ से फिर वोल्टेज मिल जाएगा। तो पहले हम मालूम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी उसके बाद हमें वोल्टेज मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना। तो मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट किया सॉल्यूशन, और मैंने लिखा सबसे पहले हम मालूम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती है इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। हियर एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पे फोर्स वेट के बराबर है, और वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपके पास एफ की जगह आ गया एम जी, और नीचे लिखा हुआ है क्यू। अब मास आपके पास दिया हुआ था 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27। जी का मतलब होता है हमारे पास 9.8, और चार्ज की वैल्यू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। अब बताइए यहाँ से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है। और दोनों यूनिट लिखें ताकि आपको दोनों याद रहें। न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, दोनों यूनिट लिखें ताकि आपको दोनों याद रहें। न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, कितनी आ रही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? कोई है जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता सकता है? हृदय आप भी बोलिए। वालेकुम अस्सलाम बेटा। 1.02 एक्सपोनेंट माइनस 7 आ रही है। 1.02 एक्सपोनेंट माइनस 7 न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, या गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब निकालें पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V। तो मैंने लिखा फॉर V, V बराबर होगा A इंटू डी के,
तो ई की जगह 1.02 एक्सपोनेंट -7 और डी आया था मेरे पास कितना 0.1 मीटर। डी आया था 0.1। इनका प्रोडक्ट लेके आंसर बताएं कितना आ रहा है मुझे। बख्तावर आंसर बताइए बेटा। 1.02 एक्सपोनेंट -8। 1.02 एक्सपोनेंट -8 वोल्ट्स ये आपको मिला पोटेंशियल। यानी कि जब उन दो प्लेट्स के बीच में 1.02 एक्सपोनेंट -8 का पोटेंशियल अप्लाई होगा तब जाके प्रोटॉन मोशनलेस होगा। तब जाके प्रोटॉन मोशनलेस होगा। जब उन दोनों के बीच में 1.02 एक्सपोनेंट -8 का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा तब जाके आपका प्रोटॉन होगा मोशनलेस। ठीक है, इंशाल्लाह ताला इसको यहीं पे रखते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आप मेरे से पूछ सकता है। अगर कोई क्वेश्चन आपको करना है तो आप मुझसे कर सकते हैं। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन देन यू कैन। अब्दुल्ला आरिफ जी बेटा बोलिए। सर वो अब्दुल्ला स्लाइड दिखा देंगे। कौन सी स्लाइड दिखाऊं बेटा ये बताइए मुझे। सर न्यूमेरिकल से जहाँ शुरू हुआ है। ये वाली स्लाइड बोल रहे हो आप। जी सर। जब आपका हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। सर हो गया, थैंक यू। यू आर वेलकम।